नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, धुन सवार हो जानी चाहिए, एक दिन आप निश्चित सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आदर्श आचार संहिता में क्या होता है कि जो संसद सदस्य होता है, यानी कि संसद का जो सदस्य होता है या तो विधानमंडल का सदस्य होता है, उसको किसी भी प्रकार के जैसे कि जाति या तो पैसे देकर आप किसी भी भेदभाव में संलिप्त पाने पर उससे क्या है कि उसकी सदस्यता निरस्त करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर क्या है निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन किस भाग में है? तो भाग 15 में है निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन या तो निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 के ए तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था और इसी 25 जनवरी से ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये 25 जनवरी कहाँ से आया? तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, उसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आप पढ़ें, या तो रूम में पढ़ रहे हो या सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिविजन करना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति से कई अनुच्छेद है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक तो हो गया राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 हो गया। और एक अनुच्छेद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो 123 के तहत जारी करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन में क्या राष्ट्रीय आपातकाल, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 352 में, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया अनुच्छेद 61। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 51 के ए में। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी कि राजस्थान में जो है में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, यानी संविधान में ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ये ध्यान रखना है। 24 अप्रैल से इंपॉर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसी 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। यहीं से 24 अप्रैल आया है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लाटेस्ट जो सबसे लास्ट वाला 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची है ना, ये पंचायती राज और नगर पालिका से ही है, तो इसको ध्यान से रखना याद में। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। और पंचायती राज जो है वो कौन सी अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है। ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। और नगर पालिका कौन सी अनुसूची में? तो 12वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये इसमें जो पंचायती राज यानी 11वीं अनुसूची में कितना विषय मालूम है? 29 विषय है। और ये जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह
शुरू करने का फैसला लिया था। अब रोलेट एक्ट कब आया था, ध्यान रखना है 1919 में आया था। ठीक है, किसके समय आया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था, क्योंकि चेम्सफोर्ड का काल था 1916 से 21 था। ठीक है, अच्छा 1919 में और कौन कौन सी घटना इंपॉर्टेंट हुआ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, वो भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में पहले क्या है ना, तिथि सहित आपको याद रखना है ईस्वी। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल खास करके ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग में हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह ने मारा। ठीक है, इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है, जब आपके सामने आ जाएगा ना कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा, तो लगेगा कि नहीं उधम सिंह ही ध्यान में रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जनरल डायर को गोली मारा था उधम सिंह और कर्नल वायली को मारा मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, कर्नल वायली मदन लाल ऐसे रिलेट कर ली, वायली लाल, कर्नल वायली को गोली मारा मदन लाल ढींगरा ने और जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। ठीक है, नाइटहुड या तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था और केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया, तो गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है सेडान का युद्ध 1870 में के तहत क्या हुआ, जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अब क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है ना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में, रूसी क्रांति 1917 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और चीनी क्रांति 1911 में, वाटरलू का युद्ध 1815 में। फिर से समझिए, क्रम से समझिए, देखिए फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, उसके बाद चीनी क्रांति हुआ था 1911 में और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था, देखिए एक है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था बक्सर बिहार में, लेकिन एक बॉक्सर है ना, ये वाला बॉक्सर का युद्ध, ठीक है, ये हुआ था चीन में, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है बक्सर, ये तो बिहार में हुआ था बक्सर में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर पूछे तो ध्यान रखना, बॉक्सर का युद्ध चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और हिमालय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुआ, तो टर्सियरी काल में हुआ था, टर्सियरी काल में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, तो टेंथिस सागर था, यानी टेंथिस सागर के स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत ही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, वो हिमालय की है चोटी। ठीक है, अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो वो एंडीज पर्वतमाला है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो आरबीआई मौद्रिक नीति निर्धारण करता है, ये सही है। ठीक है, और रुपये का मूल्य का निर्धारण करता है, ये गलत है। करेंसी का मुद्रीकरण करता है, ये सही है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात का रखरखाव करता है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाता है बी, 7 का बी। देखिए आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ था। आरबीआई का भारतीय गवर्नर कौन था, पहला भारतीय गवर्नर, तो वो था सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, करंट अफेयर की दृष्टि से इसे याद रखना है, शक्तिकांत दास है वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आरबीआई कौन है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम, यहाँ से भी डायरेक्ट से पूछ दिया जाता है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई। साख नीति कौन तैयार करता है, तो वो भी आरबीआई करता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो ये जो राजनीति में धन का प्रयोग है ना, ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, लोकतंत्र देश है भारत का, ये ध्यान रखना है। अच्छा, करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है 2019 में जो लोकसभा का गठन हुआ था वो कौन सी लोकसभा का गठन हुआ, तो वो हुआ 17वीं लोकसभा का गठन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ये है K2 या तो गोडेविन अस्टीने से कहा जाता है।
अब यहाँ क्या कन्फ्यूजन में थोड़ा होता है कभी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कभी कंचनजंगा भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये पीओके में है, ठीक है, ये पीओके एरिया में है K2 या गोडविन अस्टीन। अगर भारत में पूछे कि पूरी तरह से भारत में मतलब कि हिमालयी क्षेत्र में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है कंचनजंगा। अगर बोल दे पीओके दे दो तो पीओके में ये है K2 या गोडविन अस्टीन, ये ध्यान रखना है, भारत में ही मतलब पीओके एरिया में है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माउंट आबू, ये भी पर्वत है, माउंट आबू किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। और एक क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो वो माउंट आबू पर ही है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नंदा देवी चोटी वो किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है, तो वो है 1969 से 74, ये चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको सारे के सारे यहाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का वही 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, ठीक है, ये लगातार चलते गया। अब 66 से 69 जो है ना, ये पंचवर्षीय योजना रुक गया था, उसे योजना अवकाश कहा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि योजना अवकाश का अवधि है, तो वो कितना है 1966 से 69, ठीक है। अब 69 से फिर हुआ था चौथी पंचवर्षीय 74 तक, और 74 से फिर 78 हुआ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि जो इस्पात संयंत्र है, इस्पात संयंत्र यानी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि, दूसरा का औद्योगिकीकरण, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, इसे याद रखना है, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, इसे याद कर रखना है, भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और एक है राउरकेला, राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो ये हुआ था जर्मनी के सहयोग से, इसे याद रखना, राज्य यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान रखना है जो कि बार बार रिपीट होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो वो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है, यही सब क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट वो किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में हुआ था। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। जाति प्रथा का विनाश, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है भीमराव अंबेडकर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। जाति प्रथा का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के स्थापना किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। और आज़ाद मजदूर संघ ये दल की स्थापना किसने किया, तो भीमराव अंबेडकर ने किया, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था, तो इसका नारा था मालूम, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। और बात यह है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी, इसी दौरान है ना ये चुनाव हुआ था फिर, ठीक है। और इसी दौरान 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और इसी दौरान पाँचवीं पंचवर्षीय योजना भी हुआ था, उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो ये 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। धन विधेयक की बात आई है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में, ये भी ध्यान रखना है। धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कुषाणों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब कुषाणों से मालूम कुछ क्वेश्चन है, 2-3 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वही पूछा जाता है ना, बार बार वही रिपीट होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था, ये ध्यान रखना है। कनिष्क ने कुषाण वंश का बहुत मतलब कि फेमस शासक था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया, तो वो भी कुषाणों द्वारा नहीं चलाया था, कुषाणों द्वारा चलाया गया था, यानी कुषाण वंश के शासक जो है राजा कनिष्क द्वारा चलाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, अश्वघोष, तो ध्यान रखना है अश्वघोष है ना, ये कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में ही रहता था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो वो भी कनिष्क के दरबार में ही रहता था। इसको याद कैसे रखना है, अचानक, ठीक है, एक शब्द याद रखना है अचानक, यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती स्वराज योजना कब शुरू हुआ, 1999 में शुरू हुआ था। ये अटल बिहारी द्वारा शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ, तो वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ था। ठीक है, और एक है रोजगार आश्वासन योजना, वो भी 1993 में शुरू हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 84 सीटें आरक्षित है। एक है अनुसूचित जाति और एक है अनुसूचित जनजाति, उसके लिए कितना सीट आरक्षित है, उसके लिए ये 47 सीट आरक्षित है। ठीक है, एक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण जो है ना, सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। और एक है विधानसभा में, देखिए ये हो गया लोकसभा में, और विधानसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 332 में है। ये कभी कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे तो कैसे याद रखना है, देखिए विधानसभा 32, विधान 32, विधानसभा में 32 और लोकसभा में वो है 330 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, यानी कि कृषि जन्य पदार्थों के लिए जो श्रेणी मापदंड दिया जाता है वो कौन सा है, तो वो है एगमार्क, है ना, एगमार्क दिया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि टिकाऊ वस्तुओं पर दिया जाने वाला जो श्रेणी मापदंड है वो कौन सा है, तो वो ISI मार्क है। ठीक है, ये टिकाऊ वस्तुओं के लिए दिया जाता है। और आभूषणों पे जो ज्वेलरी पर मापदंड दिया जाता है वो निर्धारण करता है, उसका पैमाना क्या है, वो हॉलमार्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन या ये ध्यान रखना है, जो एगमार्क है ना, ये जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है, तो नागपुर में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो मूल रूप से ये था 7 मौलिक अधिकार, है ना, और वर्तमान में कितना है, ये 6 है वर्तमान में। तो एक मौलिक अधिकार कौन था और कहाँ गया, तो देखो एक मौलिक अधिकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है ना था, उसको क्या है हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत है ना 1978 में इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के को में इसे जोड़ा गया। ठीक है, और इसे कानूनी अधिकार दिया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में अब है, तो वो है अनुच्छेद 300 के को में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, तो ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये सही है। और महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा है, जबकि दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, तो ये
सूचना का अधिकार से क्या हम लोग जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में, ये ध्यान रखना है, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी। इसका करेक्ट आंसर हो गया अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पूछा गया था बीपीएससी में क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि लेखक कौन है, तो कई लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल टिक कर दिए गए थे, लेकिन ध्यान रखना है राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गाया था और इसका नारा दिया था, इसलिए उनका नाम उनसे जुड़ जाता है, लेकिन इसके लेखक कोई और है, कौन है मालूम, बिस्मिल अजीमाबादी, ये ध्यान रखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गजल के लेखक हैं बिस्मिल अजीमाबादी, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये CACP द्वारा किया जाता है, CACP द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था, कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था 1965 में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था, ये बिहार SSC CGL 2022 में जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ, 1963 में, और ये याद रखना है कि कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोयला। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत, परंपरागत मतलब होता है कि जो परंपरा मतलब कि एक समझिए कि जो पूर्वजों द्वारा है प्राप्त है, जो कि आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा, और गैर परंपरागत मतलब होता है वो प्राकृतिक है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, उसका हमेशा यूज कर सकते हैं, रीयूज किया जाता है। ठीक है, वो हो गया गैर परंपरागत स्रोत, जैसे कि समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीकरणीय, जिसे नया मतलब हमेशा नया रहे वो। ठीक है, अब परंपरागत ऊर्जा में स्रोत में जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि, ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है ये है गोवा और दमन के बीच कोंकण तट है। देखिए मैप से इसको समझिए, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे अगर इंडिया का मैप बनाते हैं तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ है ये कोंकण तट, ये वाला कहलाता है। ठीक है, गोवा से ये दमन, और एक होता है मालाबार तट, तो मालाबार तट होता है ये। ठीक है, मालाबार तट जो है वो नीचे वाला हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये कोरोमंडल तट होता है ये उड़ीसा से लेकर इधर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाला एरिया जो होता है ये होता है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। कोरोमंडल तट इधर हो गया, और ये गोवा से इधर दमन ये वाला हो गया कोंकण तट, और ये जो इधर केरल से इधर तमिलनाडु वाला एरिया है सबसे नीचे वाला, ये कहलाता है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल भाषा में पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 29 में ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अल्पसंख्यक वर्ग को अपने रुचि का शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके संचालन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 30 में है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित लवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये लक्षद्वीप में किया जा रहा है। फिर से समझिए, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित और लवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है, तो लक्षद्वीप में। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस सागर में है, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार अगर मैप से ध्यान रहता है तो अगर भूल भी गए तो आपको याद रहता है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ, यहाँ है ये। ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ है, तो ये कहाँ है, और ये इधर है अरब सागर, ऑप्शन में देगा अरब सागर, हिंद महासागर, जैसे यहाँ है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है ना ये है अंडमान निकोबार द्वीप में, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है,
लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सुशासन यानी गुड गवर्नेंस होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध इससे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना है, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? तो वो है कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक कौन है? तो वो है कॉर्नवालिस। अब इस देखिए इसी तरह के स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। तो इससे कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे, तो कैसे याद रखना है? देखिए अस्थाई बंदोबस्त 42 ऐसे रिलेट कर लीजिए, बंदोबस्त 42 अस्थाई बंदोबस्त हो गया कॉर्नवालिस और स्थानीय स्वशासन हो गया वो है रिपन। अब सिविल सेवा का जनक भी पूछे तो वो भी है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ झूम की कृषि की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। झूम की कृषि यानी कि झूम की खेती होता है, इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कामरूप जो है ये हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। बाकी नांगल, दुर्गापुर और बरौनी ये क्या हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अच्छा कामरूप कौन सा मालूम? ये असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है, ये ध्यान रखना है। अच्छा भारत में सबसे अधिक किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो यूरिया का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। जितने भी हम बताते हैं ना सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने, यानी कौन सुमेलित नहीं है? एशियाई खेल 2023 ये चीन में होगा, ये वाला सही है, ठीक है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष का जो है वो सर्बिया बेलग्रेड में होगा, ये भी सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का महिला जो खिताब है वो कहाँ होगा? वो भारत में होगा। पुरुष वाला सर्बिया में और महिला वाला भारत में होगा। और एशियाई खेल 2026 इसका भारत में ये गलत है, क्योंकि एशियाई खेल है ना 2026 जो है ये होगा जापान में, ये ध्यान रखना है। तो इसका ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? जापान में होगा। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि T20 है ना क्रिकेट विश्व कप 2024 वाला कहाँ होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय, ये तीसरा अंग के रूप में जाना जाता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि पहला अंग कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ठीक है। तो पहला अंग है ना किसे बोला जाता है मालूम? पहला अंग होता है विधायिका। लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र का पहला अंग विधायिका को माना जाता है, दूसरा कार्यपालिका को और तीसरा न्यायपालिका को, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा अंग कौन सा है? तो वो प्रेस को कहते हैं ना, चौथा स्तंभ कहते हैं ना, तो वो प्रेस को कहा जाता है, चौथा अंग माना गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में है विधायिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब यहाँ क्या कन्फ्यूजन वाला कुछ क्वेश्चन है, तो सबको एक साथ देखेंगे। जैसे इंडिया डिवाइडेड है ना, अब देखिए कन्फ्यूजन वाला ऐसे है कि सब में इंडिया रहेगा। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, इसे याद रखना है। और एक है इंडिया विंस फ्रीडम, उसका लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। इसे याद कैसे? देखिए कुछ को अगर आप रिलेट करके याद कर लेते हैं तो बाकी क्या आप ऑप्शन छांट के भी टिक कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक दो को है ना कहीं किसी चीज़ से रिलेट करके याद कर लें। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इसे रिलेट कैसे करना है? देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद। तो इसके जो लेखक है इसके नाम में भी आज़ाद आएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ाद, इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद, है ना। तो फ्रीडम माने आज़ाद, इसके लेखक में आ गया आज़ाद। एक क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है लाला लाजपत राय। इसे याद कैसे रखना है? अनहैप्पी इंडिया। देखिए लाला लाजपत राय से आपको याद होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन्हें लाठी के चोट खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जब लाठी के चोट खाया था तो क्या हुआ? अनहैप्पी हो गया, पूरे इंडिया क्या हुआ? अनहैप्पी हो गया, इनकी मृत्यु हो गई लाठी के चोट खाने से। तो अनहैप्पी यानी कि नाखुश हो गया, दुखी हो गया। तो अनहैप्पी इंडिया जब भी आएगा तो कौन है? लाला लाजपत राय उसके लेखक है।
तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है एक और कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे भारत का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन अभी बिहार का जो 69वीं बीपीएससी हुआ और बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ, ये दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1946 के अंतरिम सरकार का गठन में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए खाद्य मंत्री तो खाद्य से रिलेट करना है, खाते हैं, और इनके मंत्री कौन था, राजेंद्र प्रसाद, यानी प्रसाद को खाते हैं, तो ऐसे रिलेट रखना है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए आप पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में ये आ गया होगा, एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, एक पूछा जाता है दक्षिण गंगा, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए याद कैसे रखना है। देखिए दक्षिण भारत की या तो दक्षिण की बोले तो की जिसमें आएगा वो कावेरी आंसर हो जाएगा, और दक्षिण भारत दक्षिण गंगा डायरेक्ट बोले तो वो गोदावरी होता है, ठीक है। दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, और दक्षिण की लग जाए तो की से कावेरी, तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत का जो दक्षिण गंगा या तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा नदी है। गंगा नदी का लंबाई कितना है, तो 25 किलोमीटर है ना, 2525 यानी 25 याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम कावेरी से ये कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, तो ये करता है कौन, चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 25 जनवरी से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और ये जो चुनाव आयोग है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324 में, चुनाव 24, तो ऐसे रिलेट करना है। और एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन। और करंट अफेयर से याद रखना है कि भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। कौन सा पुस्तक है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक ही है जिसका लेखक याद रखना है, ठीक है। एक है अनफिल्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसके लेखक है ऋचा मिश्रा, ठीक है। फिर से समझिए एक बार, अनफिल्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा है। एक पुस्तक है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है, संजीव सान्याल है। एक है अष्टांग योग, तो अष्टांग योग के लेखक कौन है, सोनू फोगट है, डॉक्टर सोनू फोगट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो इसका करेक्ट आंसर है अल बरूनी था। अब अल बरूनी से तुरंत एक दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, अल बरूनी किसके समय भारत आया था, तो महमूद गजनबी के समय भारत आया था अल बरूनी। और इसका जो एक पुस्तक है किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अल बरूनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यही रही बात पुराणों की संख्या कितना है, 18। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, तो वो है 18। बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18, ठीक है। अब पुराणों के रचयिता कौन है, तो ये है महर्षि वेदव्यास। अब देखिए पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट है जिसका रचयिता है वेदव्यास, तो सबको एक साथ देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन कभी ना हो और याद भी रहे। देखिए वेद के रचयिता वेदव्यास, पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, और भगवत गीता के रचयिता वेदव्यास। तो ऐसे याद रखना है, वेद, पुराण, महाभारत और भगवत गीता ये सभी के रचयिता कौन है, वेदव्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिला होगा, कभी पढ़ते हैं तो आपको मिला होगा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसका गठन किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अच्छा, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका हिंदी क्या होता है मालूम, भारत सेवक समाज। तो ध्यान रखना है, भारत सेवक समाज बुद्धे या तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे। तो ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब उपनिषद से और कौन सा क्वेश्चन आता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी कि गुरु के पास शिष्य का निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना यही पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते है ना किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। दांडी यात्रा से न कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ना, जो कि मतलब 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। ठीक है, कि दांडी यात्रा है ना कितने दिन तक चली? ठीक है ना, तो ये 24 दिन तक चली। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है। तो सब चीज़ याद रखना है इसमें। ठीक है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से चला था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, उसका पूछा जाता है कि कितने दिन तक चली? तो ये 24 दिवसीय था, 24 दिन तक चली थी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और कितने अनुयायियों के साथ चला? तो इसमें 78 अनुयायी था। ठीक है, गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। कितने किलोमीटर चला था ये? तो ये 240 मील, यानी कि लगभग 390 किलोमीटर चला था। ये यात्रा थी दांडी यात्रा। कितने? लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा थी। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। इतनी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलकृत मंदिर है, यानी कि पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर है, वो कौन सा है? तो शैलकृत मंदिर है कौन सा मालूम? ये कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये शैलकृत मंदिर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एलोरा से ये पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। कभी ऑप्शन में कृष्ण प्रथम नहीं देकर है ना राष्ट्रकूट दे देता है, तो इसलिए ध्यान रखना है राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, यानी कि राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसी तरह एक और है कांची का कैलाश मंदिर। तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उसका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये पल्लव शासक था। तो यानी कभी ऑप्शन दे पल्लवों ने, तो वो भी ध्यान रखना है। फिर से समझिए, एलोरा का कैलाश का मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। और कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये बृहदेश्वर मंदिर या तो राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो इसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था, यानी चोल शासक था राजा राज प्रथम ने। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नागपुर में है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। एक क्वेश्चन और पीछे आया था ना कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो वो भी नागपुर में है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये प्रथम इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में हो गया। और इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था? तो वो रुड़की में खुला था ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में, जो उत्तराखंड में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ था? तो वो कोलकाता में। ये ध्यान रखना है। और भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में। और विज्ञान भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि की ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। होता ये है कि पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर है ना तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर जो है ऊपरी भाग में यानी कि वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। यानी कि पृथ्वी से जब ऊपर जाते हैं तो तापमान की कमी होती है, और जब नीचे जाते हैं तो तापमान की वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ऊपर जब जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। ठीक है, गहराई में जाएंगे नीचे तो क्या होगा? गहराई में जाने पर क्या होता है? वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11.29% है बिहार में राज्य में शहरीकरण की दर। अच्छा, देश में शहरीकरण की प्रतिशत कितना है? तो वो है 31.2%। देश में है 31.2%। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है।
और भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो वो पटना है, और न्यूनतम वो है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 42। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो लाटेस्ट है ना 2-3, उसको याद रखना है कि कौन सा पूछ देगा ये कहाँ है, ये कहाँ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे 40वां जो है 40वां जो विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ है? तो गुजरात में। और जैसे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि 41वां विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन कहाँ है, किस राज्य में? तो आपको ध्यान रखना है 41वां विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और 42वां जो है सबसे लाटेस्ट वो है होयसल मंदिर कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल को दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 राष्ट्रीय दल को है ना राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है 6 गो को। ठीक है, तो कौन कौन सा है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो वर्तमान में 2023 में अभी करंट में आपको ध्यान रखना है 6 दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वो कौन कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर है भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये 4 हो गया। और 5वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी, और 6ठा जो है अभी ये आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिला? 10 अप्रैल 2023 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के राजधानी का विमेलित विकल्प को चुनें। तो मतलब सही सुमेलित इसमें कौन नहीं है? जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, ये गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का है मालूम? कैनबरा है। बाकी तो इसका आंसर ये हो गया। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, ये सही है। इसे याद कैसे रखना है? इंडोनेशिया का न्यूसंतारा मतलब नया संतरा, ऐसे याद रखिए। ठीक है, नया संतरा इंडोनेशिया का। और बुरुड़ी की राजधानी है बुजुम्बरा, बुरुड़ी बुजुम्बरा। अब माली की राजधानी बमाको, माली बमाको। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान से संबंधित है। कौन सा? मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति जापान से संबंधित है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और जब भी 22 वाला दिमाग, जब भी आपके सामने क्वेश्चन है ना, तो तुरंत 4 को रिवीजन कर लेना। कौन कौन? देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब करंट अफेयर की दृष्टि से। तवांग मठ के पास, जैसे अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ चीन और भारत में यहाँ पर हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो इसलिए दोनों सेनाओं के बीच हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और एक इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ना, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो यही तवांग मठ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तवांग मठ का निर्माण किसने करवाया? तो उसका नाम है मेराक लामा लोद्रे गयास्तो, ये नाम है। ठीक है, 4 शब्दों में नाम है उसका, मेराक लामा लोद्रे गयास्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चेरों को ये हराया था। इसका प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरों को हराया था। ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन और याद रखना है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टोडरमल किसका राजस्व मंत्री था? तो अकबर का। और बैरम खां किसका संरक्षण था? अकबर का संरक्षण था बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समप्राय मैदान संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नदी से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोयस का मैदान किससे बनता है? तो वायु से बनता है, यानी पवन से बनता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। जो गतिशील है ना वैद्युत आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अच्छा, विद्युत आवेश का इकाई मात्रा क्या है? तो कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। जैसे कि ट्रिपोनिमा पैलेडियम जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है ये वाला सिफिलिस रोग। ठीक है। और
यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है प्लेग रोग, पेस्टिस प्लेग, ऐसे रिलेट कर के याद रखना, पेस्टिस प्लेग रोग होता है। और बेसिलस एंथ्रेसिस, तो एंथ्रेसिस कहाँ है? एंथ्रेक्स, यहाँ देखिए ना मिल रहा है, एंथ्रेक्स रोग होता है, एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स। और विब्रियो कॉलेरी, तो इससे होता है कोलेरा, ठीक है। तो ये दोनों तो काफ़ी आसान हो गए हैं ना, एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स और कोलेरा, ठीक है। और ये जो ट्रिपोनिमा पैलेडियम से सिफिलिस रोग होता है, और यार्सिनिया पेस्टिस से प्लेग रोग होता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना ये कि ध्वनि कौन सा तरंग है? तो ध्वनि अनुधर्ज तरंग है, इसे याद रखना है, ध्वनि धर्ज यानी ध्वनि अनुधर्ज तरंग है। अब प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग है। एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रकाश जो है ना निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, और ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये जरूरत होता है उनको, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था, ये ध्यान रखना है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो वो क्या? परासरण कहलाता है, ठीक है। एक इसी तरह है ना, जैसे कि जो दिए में तेल को जो सोखता है वो क्या होता है? वो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्याही में कागज जो स्याही को सोख लेता है वो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है, लेकिन यहाँ क्या? पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है वो परासरण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जो जड़ से तना और पत्तियों में जो जल का वहन करता है वो कौन करता है? तो जल का वहन कौन सा उत्तक करता है? तो जल का करता है जाइलम, इसे याद रखना है, जल का जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का करता है फ्लोएम, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए जल जाइलम ये याद हो गया। अब भोजन का करता है फ्लोएम, तो भोजन को क्या लिखना है? भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड, तो फूड इसको समझना है, ठीक है। फूड का फ्लोएम, फूड फ्लोएम और जल जाइलम, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ये भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए, ठीक है। वनों के विशाल क्षेत्र रखने की जरूरत क्या है? कि भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है ना कि कुल क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है? तो मालूम कुल जो क्षेत्रफल का है ना कम से कम 33% है ना वन का होना वो पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है, जो अपना भू संतुलन के लिए, ठीक है। तो ये पर्यावरण संतुलन के लिए, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भी कितना प्रतिशत वन है? तो मात्र 24.62% है, जबकि रहना चाहिए कितना? अपने जो भी क्षेत्रफल है उसका 33% रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी वन कम है, तो ये ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2 का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे सूर्य और ताराओं में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व या गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है और हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग है, तो म्यू मतलब अपवर्तनांक दिया हो 1.5 और प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग है c, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? 2 चीज़ें हैं, देखिए एक निर्वात में प्रकाश का वेग और एक है माध्यम में प्रकाश का वेग, ये पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए अपवर्तनांक बराबर यानी म्यू बराबर होता है
कि प्रकाश का निर्वात में वेग, तो प्रकाश का निर्वात में वेग क्या दिया हुआ है c, ठीक है। और फिर बटा में होता है कि प्रकाश का माध्यम में वेग, तो माध्यम में वेग इसको मान लेते हैं v, तो यहाँ हो गया v, ठीक है। तो पूछा है कौन सा, यही चीज़ है ना, प्रकाश पदार्थ का जो मतलब माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा, यानी कि v का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना दिया 1.5 बराबर c बट्टा v, तो v निकालना है हमको, तो v इधर लाइए, तो v जब इधर लाएंगे तो क्या होगा c बट्टा 1.5, तो पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ 10, अब इसको काटिए 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15, यानी कि 2/3c है ना, ये वाला c बच गया। तो 2/3c कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि c बटा माध्यम में प्रकाश का वेग यानी v, ठीक है, इससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है मालूम कि जल शुद्धिकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो कहलाती है क्या, तो ये कहलाता है लेजर, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज जो है अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है, तो लेजर कहलाता है, ठीक है, लेजर, ठीक है। लेजर का आविष्कार किसने किया, तो थियोडर मेमन ने किया, थियोडर मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्मोग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए प्राथमिक प्रदूषक और एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। प्राथमिक प्रदूषक होता है वो जो कि स्वयं प्रदूषित कर देता है, ठीक है, और द्वितीयक प्रदूषक में क्या होता है कि कोई और अन्य किसी के साथ मिलकर, जैसे कोई दो तत्व मिलकर, दो चीज़ मिलकर है ना वो प्रदूषित करता है, अकेले नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि द्वितीयक प्रदूषक में हो गया स्मोग, और ये है प्राथमिक प्रदूषक में जैसे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अकेले मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये अकेले प्रदूषित करता है, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक प्रदूषक का कुछ उदाहरण याद रखना है आपको, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट का से राख, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये याद रखना, ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसको सुमेलित करना है, जैसे कि धान और अनाज, ये किस में जाएगा, ये हो जाएगा चावल में, चावल ये कैटेगरी में आ गया, ये धान्य और अनाज कैटेगरी में चावल आ गया, और दूध और मांस जो कैटेगरी में आएगा कौन सा, ये मछली आएगा, है ना, मछली। और वसा और शर्करा में आएगा ये घी, वसा और शर्करा में आएगा घी। और ये दालें और फलियां जो कैटेगरी है ये मसूर दाल, मसूर की दाल, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। देखिए कॉकरोच से ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉकरोच का उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, कौन सा उत्सर्जी अंग है कॉकरोच का, तो वो है मलपिघियन नलिकाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। कॉकरोच का उत्सर्जी अंग है मलपिघियन नलिकाएं। और कॉकरोच का कितना कक्ष होता है, तो हृदय में उसका कितना 13 कक्ष होता है, ठीक है। कॉकरोच किस संघ का जीव है, तो ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बेकेलाइट का उदाहरण है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। और एक चीज़ ध्यान रखना है, नायलॉन पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे परमाणु का आकार कहा जाता है। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, परमाणु का आकार कहा जाता है। अच्छा, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, मान लो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन याद रखना है कि परमाणु की खोज किसने किया और नाभिक की खोज किसने किया। तो परमाणु की खोज किया है डाल्टन ने, और परमाणु सिद्धांत भी पूछेंगे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो
तो ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है केपलर ने दिया था। ठीक है, अब ग्रहों से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कल के ही सेट में क्वेश्चन आया था कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो उसे याद रखना कैसे, देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य हो गया। तो इससे दूरी के क्रम में है कौन कौन सा है, देखिए सबसे पहले इनका सबसे नज़दीक जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अगर सबसे पूछा कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो बुध हो गया, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, ये वरुण हो गया, है ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है, यहाँ है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आपको ध्यान रखना ये क्षुद्र ग्रह के जो बाएं साइड है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाता है। और ये दाहिने साइड है क्षुद्र ग्रह का, दाहिने साइड जो होता है वो बाह्य ग्रह कहलाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन का भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी जो अपना ग्रह है वो किन 2 ग्रहों के बीच है, तो यहाँ से पता कर लेंगे कि ये शुक्र और मंगल के बीच है। तो इसे पहले याद रखना है, कैसे, देखिए 4-4 करके याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऐसे याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किन 2 ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह से देखिए कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको एक साथ बताते हैं। जैसे अगर पूछे सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म तारा, सबसे चमकीला तारा और पृथ्वी की बहन, ये 5 चीज़ें हैं ना, शुक्र को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जीवाणु द्वारा आता है। अच्छा, जीवाणु की खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया। वायरस की खोज किसने किया, इवानोवास्की ने किया। एक क्वेश्चन आएगा आपसे, कुष्ठ रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जीन द्वारा आनुवांशिकता होती है नियंत्रित, ठीक है, ना कि प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका आंसर ए हो गया। अब जीन यहाँ आया, तो जीन की खोज किसने किया, जोहानसन ने किया। आनुवांशिकता यहाँ, आनुवांशिकता का जनक कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जनक है ग्रेगरी मेंडल है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने किया, तो वाटसन और क्रिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अभी सल्फर डाइऑक्साइड पीछे क्वेश्चन आया था कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब देखिए वायुमंडल में एक चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और उससे कम होता है फिर नाइट्रोजन हो गया कितना 78%, और उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक ही जैसा है जो कि याद रखना आपको। जैसे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाया जाने वाला है वो है नाइट्रोजन। पृथ्वी के भूपृष्ठ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, या तो गैस, वो है ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ ध्यान रखना है, भूपृष्ठ में और मानव शरीर में ये दोनों में हो गया ऑक्सीजन, अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस से उदाहरण पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये 4 हो गया। फिर से समझिए, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये 4 हुआ। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, है ना। इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। और कैल्शियम से एक क्वेश्चन मालूम पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में भी, और कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक है। जिसे अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू पाया गया था,
तो कैल्शियम तक पाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम तक। अच्छा, अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूलैंड ने दिया, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूल के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, जूल के नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगार प्राप्त किया जाता है, तो एगार प्राप्त किससे किया जाता है? शैवाल से। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, शैवाल से। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, ये ध्यान रखना है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कभी कंफ्यूजन ना हो और याद भी रहे तो कैसे याद रखना है? साफ काम, यानी कि साफ काम, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो एक शब्द याद रखना है, साफ काम, दोनों का याद रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो है ना शैवाल और लाइकेन का सहजीवी संबंध दर्शाता है कौन? शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध दर्शाता है लाइकेन, ये ध्यान रखना है। या तो ऐसे भी पूछा जाता है कि लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? तो वो है शैवाल और कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? तो इसका दूरी क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा मालूम? जैसे कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर होगा इसका वस्तु की दूरी जो होगा ना वो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। जैसे ये वेग है और ये समय है, तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा वो चली गई 4 सेकंड में दूरी होगी। ठीक है, तो इस जो ये ग्राफ है, ग्राफ कैसा है देख रहे हैं? ये यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण जैसा है, तो समकोण जैसे ऐसे बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इससे अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूरी निकलेगा। तो ऐसे समझिए कि दूरी बराबर इसका हो जाएगा वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो हाफ इंटू आधार, आधार क्या है? 4 सेकंड बोला, तो यहाँ 4 सेकंड यहाँ आता है। ठीक है ना, यहाँ 4 है। ठीक है, फिर से समझिए, 4 कहाँ है? यहाँ है। हाफ इंटू आधार, आधार यहाँ 4 है, और ये बोला ये पॉइंट देखें यहाँ, ये ऐसे मिलेगा यहाँ आधार, और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा? ये 8 के पास है ना, ये 8, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो हाफ इंटू आधार कितना है? 4, और गुना ऊंचाई कितना? 8। अब इसको काटिए यहाँ से, 4 बार में कट गया, 4 दूनी 8, ये 4 चौक 16 हो गया, तो 16 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, लेंस की क्षमता का अगर +2 डायोप्टर है तो पूछा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि लेंस का सूत्र पहले जानना है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो लेंस की क्षमता दिया है यहाँ 2 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर f यहाँ इससे निकाल सकते हैं। तो f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर 1/p होता है, यानी कि 1/, लेंस की क्षमता। तो यहाँ क्या होगा? p के जगह पर कितना? 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, और ये होता है क्या? मीटर में होता है। ठीक है, ये जो f होता है ना, जो जैसे कि p बराबर क्षमता बराबर डायोप्टर बराबर, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p बराबर 1/f होता है, ये मीटर में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो मीटर में होता है। तो ये f, फिर f को इधर ले आए, p यहाँ चला आया, तो p बराबर क्या? 2, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो f बराबर कितना निकल गया? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं f बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और u बराबर दिया हुआ है, ये जो उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी जो है ना, u बराबर दिया हुआ है
20 सेंटीमीटर, और जो उत्तल लेंस में होता है ना, दूरी जो होता है वस्तु की दूरी वो ऋणात्मक होती है, तो इसको -20 सेंटीमीटर मानना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी निकालना है। ठीक है, तो ये जो माइनस है, तो ये माइनस यहाँ प्लस में चला हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 1/50 - 1/20, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/20। तो फिर से यहाँ लिखते हैं 1/v बराबर हो जाएगा 1/50 माइनस 1/20। तो ऐसे हो जाएगा। इसको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100, और 50 दूनी 100, और यहाँ 20 पंचे 100, तो -3/100। तो इसको अगर उलट देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 100/3 माइनस में, और 3 से इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 है ना, 33.3 सेंटीमीटर माइनस में। तो वो कहाँ है, 33.3 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या होता है, तो रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो कोशिका में होता है, रेस्पिरेशन होता है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया। ठीक है, ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा कारखाना किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अच्छा, प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह से आपका सेट नंबर 13 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और आज का क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।